हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। हम लोग इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कर चुके हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का डिफरेंस कर चुके हैं। अब हमें कैपिटल मार्केट को कंटिन्यू करना है। हमने पहले की क्लास में भी बताया था कि कैपिटल मार्केट जो होती है उसमें दो मार्केट्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट जो कि न्यू इशू मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। तो अब हम वन बाय वन इन मार्केट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, राइट। तो प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी की सिक्योरिटीज पहली बार इशू होती हैं। अगर तुम लोगों ने कभी न्यूज़पेपर पे ध्यान दिया हो, न्यूज़ आती हैं, इस कंपनी ने अपना स्टॉक निकाला है, इस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, इस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ये सब फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आता रहता है। अगर कभी बिजनेस न्यूज़ पे ध्यान दिया हो तो इसी से मुझे पहले एक बात याद आ गई है कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना, चाहे आप इकोनॉमिक टाइम्स मत पढ़ो, लेकिन बिजनेस न्यूज़ पढ़ना इज़ मस्ट। आपके बिजनेस स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा एंड प्लस आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी हेल्प करेगा। यू विल अंडरस्टैंड बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स इन अ मच बेटर वे। ठीक है, चलो। तो अब हम वापस आते हैं कि हमारी जो प्राइमरी मार्केट है उसे हम कहते हैं जहां न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेनेवर अ कंपनी इशूड देयर सिक्योरिटीज इन द फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। द चैनल इज प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब वो दो रीजन से प्राइमरी मार्केट क्या कर रहा है, जिनके पास भी एक्स्ट्रा फंड्स हैं। हमने इशू किया, आप लोगों ने अकाउंटेंसी में बुक 2 में शेयर्स वाला चैप्टर किया होगा, तो उसमें हमने कहा कि जब भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी शेयर्स इशू करती है तो दोज हु हैव सरप्लस फंड्स दे वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स आल्सो। तो जिनके पास भी इन्वेस्टेबल फंड्स है, एक्स्ट्रा फंड है, दे वांट टू इन्वेस्ट दैट फंड इन द शेयर मार्केट आल्सो। तो उनका इन्वेस्टेबल फंड्स जो सेवर्स हैं, दैट ट्रांसफर टू एंटरप्रेन्योर्स and entrepreneurs required funds for two purposes. One, to establish a new enterprise. मैंने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, मैंने नई फर्म ओपन करने के लिए मुझे फंड्स चाहिए। मैं बैंक से लोन भी ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी होते हैं, बट इफ़ आई वांट टू एक्सपैंड एंड आई वांट टू ग्रो मोर, मैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे सेट करना चाहती हूँ, तो उस केस में मुझे पब्लिक से ही हेल्प लेनी होगी और मुझे पब्लिक को ही अपने शेयर्स इशू करने होंगे। तो हम अपने न्यू एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने के लिए, या हमारी एग्जिस्टिंग अगर है तो उस एग्जिस्टिंग को एक्सपेंशन के लिए, अभी मैं एक प्रोडक्ट में डील कर रही हूँ, मुझे मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करना है। अभी मैं सिर्फ दिल्ली में अपनी ब्रांच इस्टेब्लिश की हूँ, मुझे अलग अलग जगह ब्रांच इस्टेब्लिश करनी है। फॉर ऑल दैट पर्पसेस आई नीड फंड्स एंड शेयर्स आर द बेस्ट वे टू रेज दैट फंड। तो कौन कर रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट? हम लोग तो कर ही रहे हैं, जनरल पब्लिक तो कर ही रही है। उसके अलावा हमारे सेंट्रल बैंक सॉरी नहीं करता, कमर्शियल बैंक करता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सब करते हैं। दे ऑल वांट टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी न्यू इशू मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। फिर हम किस किस फॉर्म में कैपिटल रेज कर सकते हैं? हम इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स कर सकते हैं, डिबेंचर्स कर सकते हैं, या हम लोन्स इन अदर फॉर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स भी हम बोरो कर सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसके लिए भी हमने जो चैप्टर 9 की अब किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब मैंने आपको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब के बारे में डिटेल में बताया ही था। ठीक है, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे रियल ओनर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनको हमारे प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड मिलता है, वाइंडिंग अप के समय उनको पहले पेमेंट मिल जाती है। डिबेंचर होल्डर्स का ये फ़ायदा है कि उनका भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट दैट इज़ अ लोन फॉर द कंपनी, तो यहाँ पे हमें टैक्स रिडक्शन मिल जाती है, ये बेनिफिट होता है। ठीक है,
फिर इस कैपिटल को जो हमने इन अलग अलग फॉर्म से रेज की है, इस कैपिटल को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हमारे कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई नई फर्म है तो उसका तो न्यू प्रोजेक्ट होगा ही होगा, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका भी न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो यानी कि वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अभी मान लो मैं गारमेंट्स में डील कर रही हूँ, अब उसके बाद मुझे फुटवेयर में डील करना है, मुझे एक्सेसरीज़ में डील करना है, तो अलग अलग मेरे डाइवर्सिफिकेशंस मैं कर रही हूँ। हो सकता है मैं आईटी में स्टेप इन करना चाहती हूँ, तो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन में हम जाएंगे तो वी नीड सोर्स फंड्स। मॉडर्नाइजेशन, हो सकता है कि मेरा पहले बहुत ट्रेडिशनल वे में काम चल रहा हो, ना आई वांट टू बी मॉडर्नाइज। ठीक है, अभी मैं ऐसे सामने अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे पास एक नॉर्मल वाइट बोर्ड है, अब मैंने इसको मॉडर्नाइजेशन किया कि मैं यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगा लूँ, तो मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो ऐसे ही जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको भी तो मॉडर्नाइजेशन करना है। वो हो सकता है कुछ ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हो, अब उन्हें आगे एक्सपेंशन करनी है तो वो मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला नहीं होता। अगर आप लोगों को थोड़ी देखो, सारे सब्जेक्ट्स ना बड़े इंटर रिलेटेड है। अगर आप देखोगे ना तो ये सब, वो कहते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, वही वाली बात है, सिलेबस बहुत छोटा है, सब एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं। एंड यू कैन कोट अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। लाइक हमने इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है टू मेंटेन इक्विटी ऑल्सो। ठीक है, यानी कि मान लो हम लोग इक्विटी मेंटेन कर रहे हैं, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज फीमेल्स को काफ़ी प्रायोरिटी देती है, बट साथ ही साथ वो लोग फीमेल प्रोटेक्शन पे भी वर्क करते हैं। नाउ दे नीड एक्स्ट्रा फंड्स। तो मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट ओनली फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस, मॉडर्नाइजेशन बीइंग टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड ऑल। ठीक है। मर्जर्स एंड टेक ओवर्स, जब भी कोई दो फर्म्स मर्ज होती हैं तब भी उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है और वहाँ पे फंड्स वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। टेक ओवर्स, एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को लिया, तो मर्जर का मतलब और टेक ओवर में क्या डिफरेंस है? मर्जर है ये ए और ये बी और दोनों मिल गई आपस में और उन्होंने ए बी करके एक कंपनी बना ली, ये तो होता है मर्जर। टेक ओवर होता है ये है ए, ये है बी, ए ने बी को परचेज कर लिया और अब सिर्फ ए ही रह गई और बी इसके पास आ गई। अब ए की ही एग्जिस्टेंस है, बी की एग्जिस्टेंस नहीं है और वो ए के पास ही आ गई। ये टेक ओवर्स होते हैं। तो मर्जर्स और टेक ओवर्स में ये डिफरेंस होता है। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर हम ये फंड्स रेज करेंगे कैसे? हमने ये तो कह दिया कि ये फॉर्म है, लेकिन यहाँ ये भी आएगा कैसे? अगर मुझे इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो वो आएगा कैसे पैसा? तो वो पैसा कैसे आएगा, वो कैपिटल कैसे आएगी? तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन होते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन में हमारे पास 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन आ रहे हैं। फर्स्ट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, देन ऑफर फॉर सेल, देन प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज एंड EIPOs। ठीक है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, पहली बात तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में हमारे पास 200 से ऊपर मेंबर्स अलाउड नहीं हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को पब्लिक से फंड रेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस of issuing securities, everything is mentioned and it should be published in a public newspaper as well as in a national newspaper। ये कंपलसरी होता है। एंड प्रोस्पेक्टस में जितनी भी हमारी सेबी गाइडलाइंस है एंड कंपनीज एक्ट 2013 है, दैट ऑल शुड बी मेंशन्ड। ठीक है, सारी गाइडलाइंस हमारी फॉलो होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक में हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जब पब्लिक से पैसा मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस, दिस इज अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। और हम क्या कह सकते हैं? प्रोस्पेक्टस इज अ
रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी को मिनिमम 7 मेंबर्स हैं लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इशू करना कंपलसरी है। इसमें आप जनरल पब्लिक से पैसा मंगा रहे हैं एंड दिस इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मेथड। कभी न्यूज़पेपर में देखना निकले होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस मेंशन होता है कंपनीज का, तो ये सब हमारे पास ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में आते हैं, ठीक है, कि हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसके थ्रू पब्लिक को मैसेज मिला और पब्लिक ने अप्लाई किया, उसमें सारे लिंक्स, पेमेंट लिंक्स, अप्लाई लिंक्स सब मेंशन होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मान लो ऐसा है कि कंपनी ये नहीं चाहती कि हम पब्लिक से डायरेक्ट डील करें, उसको ये लग रहा है कि भाई हम जो है ना अपना काम करें एंड दिस इज़ नॉट आवर कोर एक्टिविटी, ऑल्दो फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्टिल, तो वो क्या करते हैं बीच में एक ब्रोकर रख लेते हैं, एक मीडिएटर रख लेते हैं और वो मीडिएटर हमसे परचेज कर लेता है। इफ़ आई एम अ कंपनी, दैट मीडिएटर परचेज शेयर्स फ्रॉम मी एंड देन दैट मीडिएटर ऑफर दीज शेयर्स टू जनरल पब्लिक। मतलब वो सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं हो रही हैं, these securities are sold through intermediaries। तो कंपनी ने ब्रोकर को दिया और ब्रोकर ने फिर पब्लिक को सेल किया। कंपनी ने ब्रोकर को देकर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे फिक्स कर लिया कि हम आपको इतने रुपए पे देंगे ये शेयर, ठीक है, एक अमाउंट पे डील कर लिया ब्रोकर के साथ और उसके बाद ब्रोकर चाहे तो उसको ज़्यादा पे भी सेल कर सकता है। कंपनी ऐसा तब करती है जब कंपनी खुद को एक सेफ जोन में रखना चाहती है कि भाई हमारा ऐसा ना हो कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, ना हमें ओवर करना है ना हमें अंडर करना है, वी वांट टू बी एट पार। तो ऐसे में वो मीडिएटर्स को ले लेती है और उनके बहुत सारे ये जो प्रोस्पेक्टस इशू करने का जो बहुत सारा ताम झाम है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ऑफर फॉर सेल कंपनी सब लेती है। अब भाई कंपनी तो कंपनी है, उसको तो बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है। वो पहले तो उसने कहा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना जनरल पब्लिक को, उसने इंटरमीडियरीज ले लिए। अब उसने कहा इंटरमीडियरीज भी क्यों लेने हैं, क्या ही ज़रूरत है। उसने कहा ऐसा है हमें अपने शेयर होल्डर ना बड़े सिलेक्टेड लोग चाहिए। अब वो जो सिलेक्टेड लोग हैं उसने उनको शेयर्स देने की कोशिश की। तो जब वो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पब्लिक को देना ही नहीं, जनरल पब्लिक को देने में बहुत खर्चा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, हम तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको देंगे और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे देंगे, ठीक है। आप लोगों ने अगर हर्षद मेहता वाली सीरीज़ भी देखी हो तो उसमें भी देखा होगा कि वो क्या मीडिएट करता था एज अ ब्रोकर कि कौन सी कंपनी या बैंक्स जो हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके कंपनीज़ में शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करवाना, ठीक है। तो वही चीज़ है, बट ठीक है हम ये नहीं कह रहे कि उसको स्कैम तक लेके जाओ, बट इट इज़ डन ऑफिशियली कि आप एक इंटरमीडिएट भी ले लेते हो या कंपनीज डायरेक्ट भी अप्रोच कर लेती हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, जैसे कि वो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स जिन्होंने आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो आपके टेक्निकल पर्सन हैं, इस तरह के आपके कोई स्पेसिफिक ऐसे लोग हैं जो आपकी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, प्रमोटर्स हैं, तो ये सब बड़े स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको कंपनी शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है। ये लेस एक्सपेंसिव है और इसमें पब्लिक को डायरेक्ट हमें अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है राइट इश्यूज़, ये और ज़्यादा सेफ जोन में है। देखो हमारे पास, मैं एक एग्जिस्टिंग कंपनी हूँ, राइट इश्यूज़ में ये बात का ध्यान रखना, कैन नॉट बी यूज्ड बाय न्यूली ओपन्ड कंपनी। कोई भी नई कंपनी अगर ओपन हुई है तो वो राइट इश्यूज़ नहीं यूज़ कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि राइट इश्यूज़ का मतलब है मेरे एग्जिस्टिंग कुछ शेयर होल्डर्स हैं, मैंने उनको बोला कि मैं शेयर्स इशू करना चाहती हूँ मेरी कंपनी और आप लोगों को मैं ये ऑफ़र दे रही हूँ कि यू कैन परचेज दैट शेयर्स।
और एक प्रोपोर्शनेट में। सपोज मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशूड है, अब मुझे ना 1 लाख और इशू करना है, तो 4:1 की हो गई, यानी कि जिसके पास 4 शेयर हैं वो 1 शेयर लेने का अधिकारी बन गया, जिसके पास 8 शेयर हैं वो 2 शेयर लेने का अधिकारी बन गया। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में दे रही हूँ, मैं उनको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आप चाहो तो बाय कर सकते हो इस प्रोपोर्शनेट में, कि अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आप 1 खरीद सकते हो, मैं आपको प्रायोरिटी दे रही हूँ। कंपल्शन भी नहीं है, आप डिनाई भी कर सकते हो, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने किसी दोस्त को जो कि मेरी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है उसको अपना राइट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, उसके बदले में आप उससे पैसे भी ले सकते हो। ऐसा जनरली कब होता है, जो कोई बहुत इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बहुत ही वेल नोन कंपनी है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनीज शेयर, बट उस कंपनी ने पब्लिक इशू निकाला ही नहीं है, उस कंपनी ने राइट इश्यूज़ निकाल दिया। तो राइट इश्यूज़ निकाला, तुम्हारे पास फंड करने को है नहीं, तुम नहीं चाहते और फंड इन्वेस्टमेंट करना, तो तुम्हारे पास मान लो उस कंपनी के 40 शेयर्स हैं, ये 4:1 में है, तो अब तुम्हारे पास 10 शेयर्स का राइट आ गया। तो तुम्हारा दोस्त भाई तेरे को चाहिए उस कंपनी के शेयर्स, वो कई दिन से कह रहा था भाई मुझे भी इन्वेस्ट करना है, मुझे भी इन्वेस्ट करना है, तो तूने कहा चल तू तेरे पे एहसान करता हूँ, तू ले ले, 10 शेयर्स तुमने उसको दे दिए। तुम हो सकता है उस 10 शेयर के बदले में उससे 2 रुपये ले लो, 5 रुपये ले लो, जो भी प्राइस म्यूचुअली फिक्स होता है, या तुम कुछ भी ना लो, ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है। तो तुम अपने राइट्स को खुद भी यूटिलाइज कर सकते हो और तुम अपने राइट को अपने किसी दोस्त को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बाइंग राइट्स, ठीक है। कंपनी जनरल पब्लिक को इशू नहीं निकाल रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को निकाल रही है, और एक प्रपोर्शन में देती है वो राइट इश्यूज़, कि आपका ये एक रेशियो हो गया। अगर कंपनी के ऑलरेडी 8 लाख शेयर्स हैं, कंपनी ने कहा कि हम 8 लाख के बदले में 5 लाख शेयर्स और इशू करना चाहते हैं, तो 8:5 की रेशियो हो गई, तो समथिंग लाइक दैट। फ्रैक्शन में तो देखो शेयर्स हो नहीं सकते, तो एक अमाउंट होता है कि उसमें हमारा प्रोपोर्शनेट आ गया। तो ये राइट इश्यूज़ है। इसमें कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि कंपनी ना एक्सपैंड नहीं करती ज़्यादा, मतलब कंपनी अगर अपना कंट्रोल को, जो अपने कंट्रोलिंग पावर्स हैं, अपने कंट्रोल को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को इन्हांस नहीं करना चाहती, तो कंपनी राइट इश्यूज़ प्रेफर करती है, क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स थोड़ी ना अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को दे देंगे। काफ़ी शेयर होल्डर्स तो अपने राइट्स खुद ही यूज़ करेंगे, बिकॉज कंपनी को भी तो कॉन्फिडेंस है ही, तभी तो कंपनी राइट इश्यूज़ दे रही है, ठीक है। कंपनी मस्ट बी, द कंपनी इज पेइंग गुड डिविडेंड एंड समथिंग एल्स। तो ये राइट इश्यूज़ हो गया। अब बात आती है जो एक नया मेथड आ गया है, दैट इज़ EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक IPOs। ये तुम्हारा सिंपल IPO था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, सिंपल एक ट्रेडिशनल वे था। अब हम थोड़े से टेक्नोलॉजी पर आ गए कि हमने EIPOs, ऑनलाइन सिस्टम में स्टॉक एक्सचेंज का, आपको स्टॉक एक्सचेंज में पहले तो अपनी कंपनी को लिस्टेड कराना ज़रूरी है, ठीक है, वो तो वैसे भी देखो लिस्टिंग अब ज़रूरी हो गया है। फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज एक ब्रोकर फिक्स करके दे देगा, एंड दैट ब्रोकर विल कंट्रोल, विल कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू दैट IPO। वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा, ऑनलाइन पोर्टल होगा, इसमें जो ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होंगे, जो सेबी से रजिस्टर्ड होंगे, तो फ्रॉड के चांसेस नहीं है, कोई भी मैल प्रैक्टिसेस होने के चांसेस नहीं है, वेरी सेफ। एंड ये होता वही है, IPOs ही है, पब्लिक से ही लेना है, बट कंपनी इज़ नॉट अप्रोचिंग पब्लिक डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में थ्रू ब्रोकर्स कंपनी इज़ अप्रोचिंग, एंड दिस इज़ द सेफेस्ट वे, बिकॉज आज के ज़माने में इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ सेफर वे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा EIPOs काम करता है। तो ये हमारे प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशन, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन मतलब मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ हो गया, कि हम कैसे कैसे फंड रेज कर सकते हैं। इसके बाद हमें अब करना है सेकेंडरी मार्केट, कि सेकेंडरी मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एज वेल एज द
कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. मज़ा आने वाला है. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल and keep your notification button on so that you can get your notifications early. Plus again I'm repeating कि आपको अगर कोई भी चैप्टर हो या कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना आ रहा हो तो आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आप हमारे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स भी हैं, उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, टू गेट ऑल द अपडेट्स. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू.